Hello students, today we are going to start new chapter magnetic effects of electric current. We have already read about electrostatics and current electricity and effects of electric current and about electric field. Today we are going to read magnetic effect कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड आप पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देन दिस फील्ड, अब इस कंसेप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी फील्ड? बिकॉज जब हम दो मास कंसीडर करते हैं तो दोनों मास के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो फिर भी क्या है, कांटेक्ट में नहीं है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स आया वो किसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं कि ग्रेविटी ने कुछ ऐसा फील्ड क्रिएट किया होगा अराउंड द मास कि उन दोनों के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस वो भी किस पे डिपेंड करता है कि जो फील्ड उसने क्रिएट किया, अपने आसपास जो चार्ज ने फील्ड क्रिएट किया उसी से हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स। सो ये दो फोर्स हमने पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मास, यहाँ पर हम बात करते हैं मास की, कि एक मास दूसरे मास पर जो फोर्स लगाता है, ठीक है, मास exert force on another mass, and here we learn about charges। यहाँ पे हमने बात की थी चार्जेस के बारे में। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने लिया और उसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होगा। Q इक्वल टू 0 here because current is flowing in this direction in this closed. So that means electric current is flowing here. Electric current is flowing due to circulation of चार्जेस। यहाँ पर सर्कुलेशन हो रहा है चार्जेस का। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था अगर Q इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पर एक स्टेशनरी चार्ज हम रख देते हैं तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो यहाँ से क्या स्टेटमेंट हम देखते हैं कि स्टेशनरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक मूविंग चार्ज लेते हैं, दिस चार्ज इज मूविंग, तो दिस चार्ज इज मूविंग से इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग दिस डायरेक्शन। तो जब ये चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इसका पाथ था ये उससे डिफ्लेक्ट हो गया और डिफ्लेक्ट हो गई या बैंड हो गई, उसने अपना जो ओरिजिनल पाथ था उसको छोड़ दिया, ठीक है, दिस इज डिफ्लेक्टेड दिस वे। तो हमने देखा कि जो मूविंग चार्ज है दैट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड डिफ्लेक्ट्स, वो डिफ्लेक्ट हो गया अपने पास से, डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, इसने इसके ऊपर क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, तभी ये जो मूविंग चार्ज है इसने अपना रास्ता है वो बदल दिया। तो जो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की थी कि कुछ यहाँ पर फील्ड बना है, क्रिएट हुआ है, वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, उसके ड्यूरिंग वो एक्सपेरिमेंट किसी और इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड का कर रहे थे, लेकिन बाय चांस उन्होंने देखा कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले एक रिलेशन उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है तो कुछ एक और फील्ड यहाँ पर आया जिसने इस मूविंग चार्ज पर
फोर्स लगाया, and that is magnetic field. Next our topic is Oersted experiment. ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है like this and current is flowing from positive to negative in this direction. This is key. And उन्होंने यहाँ पर एक नीडल यूज की, this is compass needle. एंड कंपास नीडल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन हमेशा कैसे कर लेती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर लेती है। अगर हम इसको फिर से रोटेट करते हैं तो ये फिर से क्या होता है, अपनी ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को सेट कर लेता है। दैट मीन्स इस कंपास नीडल के ऊपर कोई फोर्स लगता है तभी ये क्या करता है, चाहे हम इसको कितना ही रोटेट कर दें, इज ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो कंपास नीडल के बारे में आपने 10th क्लास में देखा था कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कब होती है, जब हम एक मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं। अगर हम एक मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं तो ये जो मैग्नेट है अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड दिस मैग्नेट अबाउट विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, कि जो स्पेस इसके आसपास है, एंड इट्स एक्सपीरियंस कैन बी फिल्ड अप टू विच प्लेस, कि कितने स्पेस तक इसका इफेक्ट आप फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जैसे आप मैग्नेट कंपास नीडल के पास लेके आते हैं, देन व्हाट हैपन कि ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका डिफ्लेक्शन क्या शो करता है कि मैग्नेट ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, मैग्नेट ने क्या लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये जो है डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और इसने फोर्स कैसे लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके, विदाउट इन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में आए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और कंपास नीडल वहां पर टेबल पे रखी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही है। फिर उन्होंने देखा कि कंपास नीडल के में जो डिफ्लेक्शन आती है वो तो मैग्नेट की वजह से आती है, एंड टेबल पे तो कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ। तो उन्होंने फिर से क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा था उसको स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ जैसे ही किया उन्होंने देखा कि कंपास नीडल फिर से रेस्टिंग पोजीशन में आ गई है। फिर उन्होंने ऑन करके देखा तो कंपास नीडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई। फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा, देन अगेन उनको नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन नॉट की उन्होंने। दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, तभी कंपास नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफ current is flowing, I consider this is south pole, this is north pole, and say this direction and S according to compass needle, this is west and that is east. If current is flowing from, अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम कंपास नीडल के रिस्पेक्ट में देखें तो फ्रॉम साउथ टू north, then deflection of compass needle towards west। पहले कंपास नीडल ऐसी थी, जैसे ही आपने ऑन किया सर्किट को, करंट इज फ्लोइंग इन दिस मैनर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, then this compass needle deflect towards, अब ये जो डिफ्लेक्ट होगी that is towards this direction, and this direction is what, west। तो ये वेस्ट की तरफ क्या हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। दिस डॉटेड लाइन shows the
position of needle when current is flowing from positive to negative. Then second observation, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, if current direction is reversed, रिवर्स करने पर now direction of current is that is from north to south. अगर इसको हम पॉजिटिव बना दें, इसको हम नेगेटिव बना दें, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, लाइक दिस. नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, अब जो डिफ्लेक्शन आएगा नीडल में दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट. पहले नीडल कैसे डिफ्लेक्ट कर रही थी? दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ नीडल. अगर करंट फ्लो कर रहा था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो ये डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड वेस्ट की तरफ. देन अगेन आपने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया कि दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल टुवर्ड्स ईस्ट. अब जो डिफ्लेक्शन होगी वो ऐसे आएगी. ठीक है, ये दो पोजीशन आप इसमें ड्रॉ करेंगे कि अब जो नीडल है वो इस डायरेक्शन में आएगी टुवर्ड्स ईस्ट. सो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन बाय ऑर्स्टेड, और उन्होंने इस बेसिस पे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट था तभी ये डिफ्लेक्शन हुई. नाउ वी कैन कंक्लूड दैट, यहाँ से दो कंक्लूजन आपने निकाले. दैट फर्स्ट कंक्लूजन, a moving charge create मैग्नेटिक फील्ड, और जब मूविंग चार्ज होता है हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. जब एक चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसने क्या क्रिएट किया होगा? मैग्नेटिक फील्ड. एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड देयर इज डिफ्लेक्शन इन this compass needle. Second thing, a magnetic field can create or can exert force on a moving charge, कि एक मूविंग चार्ज क्रिएट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज अवर फर्स्ट कंक्लूजन. सेकंड कंक्लूजन इज दैट ए मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज. अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मूविंग चार्ज है, एक चार्ज मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. फोर्स लगाने की वजह से वो अपना जो पाथ है उसको चेंज कर लेगा, अपना जो पाथ है उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो दैट इज अबाउट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. नाउ नेक्स्ट इज इफ वी कंसिडर ए इलेक्ट्रिक फील्ड हियर and electric field direction is positive to this negative, like this. This is the direction of electric field E. E से हम इसको डिनोट करते हैं एंड वेक्टर क्वांटिटी से. यहाँ पर एक मूविंग चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. जैसे ही वो एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट व्हाट हैपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा एंड दैट इज द बेंडिंग ऑफ चार्ज. ये अपनी डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी इसकी? दिस वन. लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो चार्ज क्या हो गया है? बेंड हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट आया ऑन मूविंग चार्ज? दैट चेंज द फर्स्ट, इसने क्या किया? चेंज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज. चार्ज की डायरेक्शन को चेंज किया या उसको बेंड किया. सेकेंड, अब उसको बेंड करके किस डायरेक्शन में लेके आया? चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ के साथ उसने क्या इंक्रीज किया? स्पीड ऑफ द चार्ज. अब देखिए दिस इज द डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव. इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करता जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में आना शुरू कर देता है या बेंड हो जाता है.
तो सेकेंड इफेक्ट क्या आया इसके अंदर कि जो फोर्स इसके ऊपर लगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स बेंट द चार्ज in direction of E, and third effect is increase the speed of charge। ठीक है, जैसे एक मूविंग चार्ज एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट चेंज, चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बैंड हो जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, F is equal to QE। We have already discussed this, इलेक्ट्रिक फोर्स इज दिस, इतना इसके ऊपर एक्सर्ट होगा और वो बेंड करेगा चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ E। थर्ड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्ज एंटर करता है तो उसके अंदर क्या चेंज होंगे। तो से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, अगर वो चार्ज मूविंग है या सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तब भी क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहाँ पर क्यू चार्ज जैसे ही एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके अंदर क्या चेंज आएंगे। एंड नाउ दिस मूविंग चार्ज क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा एंड ये डिफ्लेक्ट ओके, देन अगेन डिफ्लेक्शन, अगेन डिफ्लेक्शन and as a result it start moving around this magnetic field। तो ये सर्कल में घूमना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें फर्स्ट चेंज क्या आया, डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्ट चार्ज sideways and charge start moving in a circle with constant speed। कांस्टेंट स्पीड के साथ इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। नो एक्सेलरेशन इज देयर, नो एक्सेलरेशन। अब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। इसने उसके ऊपर फोर्स लगाया एंड फोर्स लगा के उसको एक सर्कल के अंदर मूव करना स्टार्ट करवा दिया। एंड यहाँ पर जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा कि इंक्रीज करता है स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या रखता है, जो यहाँ पर चार्ज मूव करेगा उसके कांस्टेंट स्पीड रखेगा। यहाँ पर ये सिर्फ एक ही बार बेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पर ये कंटिन्यूसली इसको बेंड करता है, डिफ्लेक्ट करता है अपने पाथ से और उसको एक सर्कल में मूव करवा देता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस व्हेन ए मूविंग चार्ज एंटर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। सो फर्स्ट थिंग, एक स्टेशनरी जो चार्ज होगा, ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस और क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन। अगर एक स्टेशनरी चार्ज है तो वो क्या क्रिएट कर सकता है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एक मूविंग चार्ज, ए मूविंग चार्ज क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। So this is very important point. A moving charge create both fields, electric field as well as magnetic field. But एक जो stationary charge है, static charge है, वो सिर्फ क्या produce करता है, electric field। चैप्टर फर्स्ट में आपने जब इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा था तो हम किसकी बात कर रहे थे, स्टेशनरी चार्ज के बारे में। सेकेंड चैप्टर में आपने देखा कि जब वो चार्ज मूव करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एंड अब हमने देखना है कि जब इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यही चैप्टर में आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है एंड हाउ
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स क्रिएट करेंगे. Our next topic is force on a moving charge in magnetic field. That means when a charge is moving with velocity v in magnetic field, it experiences a force, and this force is known as magnetic force. So here we consider कि ये जो force लगेगा that depends on directly proportional to magnetic field strength. It depends on strength of magnetic फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है. जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा एक चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा. सेकेंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन क्यू प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये फोर्स डिपेंड करता है ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज 5 कूलम है या 10 कूलम है. जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होगा. एंड थर्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which is perpendicular to direction of magnetic field. That means when charge is moving, then we take which component of velocity? Sin theta component, and that component is perpendicular to magnetic field. अगर velocity and magnetic field में कुछ angle theta है, then we resolve the component and took the direction this v sin theta. So combining all this effect, combining all factors, we have this f is proportional to q, this is b and v sin theta. अगर हम proportional को हटाते हैं एक constant आएगा q v b sin theta. And this force is also known as magnetic Lorentz force. अब लॉरेंज ने ये जो डिराइव किया था रिलेशन, उस बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. उन्होंने अपने नाम से इस फोर्स का नाम दिया. नाउ टू डिफाइन दिस न्यू क्वांटिटी, अब देखिए आपने चार्ज पढ़ लिया, वेलोसिटी आपको पता है, दिस इज ऑल्सो नोन. तो यहाँ पर अननोन क्वांटिटी अभी तक हमारे लिए क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्या करना चाहते हैं? डिफाइन करना चाहते हैं. इन ऑर्डर टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड वी शुड take this proportional of constant of proportionality equal to 1, where k is constant of proportionality. अगर हम इसको 1 कंसिडर करते हैं, now force become this is q v b sin theta. If I want to define this magnetic field, so take all the quantities equal to यूनिटी. अगर आपको B को डिफाइन करना है कि ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी वैल्यू होगी, तो आपको सभी पैरामीटर्स को क्या लेना होगा? इक्वल टू 1 लेना होगा. इन दिस मैनर वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड. वी हैव फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा.
if I take positive charges here and this is the direction of magnetic field and this is V and theta is the angle between V and B, and now the force experienced by this Q proportional to what QVB sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्पेसिफाई करती हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस में है देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा in this direction. Now the force in z axis, if v and b are in xy plane, अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी जो पार्टिकल की है, जो मूविंग पार्टिकल है, अगर वो xy प्लेन में है तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू दिस वेलोसिटी कंपोनेंट, वो कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन और परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड v। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस में होगी, z एक्सिस में होगी। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स in along z axis. Clear this point? Now this v is vector quantity, bb क्या है, एक vector quantity है, force also vector quantity, that means there is cross product between these two quantity. So in vector form we can represent Lorentz force F equal to Q is scalar, this is V cross B. So vector form F is equal to Q V cross B. अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो थर्ड क्वांटिटी होगी वो भी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अगर ये XY प्लेन में है तो फोर्स के डायरेक्शन इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। नाउ वी कैन फाइंड दिस direction of force by using Fleming left hand rule. So there is a rule to find out the direction of force. So due to this V and B, we can use left hand rule. So stretch your left hand in such a manner that these two fingers are perpendicular to this thumb and we can say they are mutually perpendicular to each other. तो आपको क्या करना है इस रूल के अकॉर्डिंग, दिस इज forefinger, central finger and thumb. Then this is forefinger in the direction of या along the direction of magnetic field, ठीक है, and this central finger ये आपको कहाँ रखनी है, along the direction of velocity. Then thumb give the direction of force. फिर से देखिए इसको, आपको पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लेके रखना है जो फोर फिंगर है आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी. सो इन दिस मैनर वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. नाउ स्पेशल केसेस, first case, if I take velocity equal to 0, if velocity equal to 0 that means कि charge is at rest, charge is not moving, so force is also equal to 0. फोर्स कब लगना स्टार्ट होता है, व्हेन चार्ज इज मूविंग. अगर चार्ज स्टेशनरी है या रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा. सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि जो v साइन थीटा है, जो वेलोसिटी है वो इन द डायरेक्शन या पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है,
और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम पर भी फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, 0, एज वी पुट क्यू वी बी साइन 0 डिग्री और क्यू वी बी साइन 180 degree. In both cases we have force equal to 0. That means if charge is moving along magnetic field or anti-parallel to magnetic field, तो भी उसके ऊपर कोई भी force experience नहीं होगा. Now if I take theta equal to 90 degree, if I put 90 degree here, QVB sin 90 and sin 90 equal to 1 maximum value. So this is called F maximum and equal to QVB. यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज will experience maximum Lorentz force when V and B are perpendicular to each other. If particle is moving perpendicular to magnetic field, अगर चार्ज कैसे मूव कर रहा है, if charge is moving perpendicular to magnetic field, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा एंड मैक्सिमम फोर्स वैल्यू इज QVB. So that are the special cases and this is the very important formula vector form and this is F is equal to QVB sin theta. Now see the definition of magnetic field. How can we define magnetic field? So from the formula F is equal to QVB sin theta, we have B is equal to F QV sin theta. If I put here, this is Q equal to 1, V equal to 1 and sin theta, and theta is equal to 90 degree, so sin 90 equal to 1. So B equal to F. So magnetic field at a point may be defined as force acting on a unit charge which is moving with unit velocity at right angles to the magnetic field. अब आपको पता है जो Q है वो 1 अगर हम कर दें हैं, वेलोसिटी इक्वल टू 1 करते हैं एंड थीटा इज इक्वल टू 90, देन B इज इक्वल टू F. तो इस अननोन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें हर पैरामीटर को 1 किया एंड उसको इक्वल टू F किया. अब जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के. तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है एक यूनिट चार्ज के ऊपर, और वो जो चार्ज है वो मूव कर रहा है विद यूनिट वेलोसिटी एंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब वो चार्ज कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. So in this manner we can define magnetic field. Next, what is unit of magnetic field? If I put here, this is Newton, 1 Newton, and this is 1 coulomb. Velocity is 1 meter per second. And C inverse, M inverse, and this is S, or it is Tesla. SI unit of magnetic field, और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम बनाएंगे दिस B वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं E वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप यूज करेंगे B एंड दिस वेक्टर, एंड दैट इज टेस्ला.
ठीक है, डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं ऑफ फोर्स, पुट करिए कॉलम के लिए AT एंड फॉर वेलोसिटी LT -1। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन 1 टेस्ला? डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड को आप 1 टेस्ला कब कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B is said to be 1 Tesla is that field in which 1 coulomb of charge is moving with यूनिट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप 1 टेस्ला कब कहेंगे? कि ये वो फील्ड है जिसके अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड and experience a force of 1 न्यूटन। अगर चार्ज मूव करता है उस फील्ड के अंदर 1 कूलम एंड मूविंग velocity is 1 meter per second, then it experience a force of 1 Newton. So in this manner we can define 1 Tesla magnetic field कि 1 Tesla magnetic field कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वो वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे? आप फोर्स को 1 न्यूटन, कूलम को चार्ज को 1 कूलम लेंगे एंड वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, एंगल इज 90 डिग्री। That time magnetic field is said to be 1 Tesla. So that is about introduction magnetic field intensity, unit and dimensions, and how a moving charge experience force in magnetic field and moving charge produce or create magnetic field. In next lecture we will see about Biot-Savart law and its application. Thank you.